दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, नागपुर में जो बड़ी लड़ाई, चुनावी लड़ाई दिखाई दे रही है, उसमें इस बार सचमुच नितिन गडकरी साहब, जो देश के बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं और कैबिनेट में उनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि उनको माना जाता है कि वो सड़कों के, इंफ्रास्ट्रक्चर के और तमाम चीज़ों के डेवलपमेंट में उनका बड़ा रोल है। लेकिन वो मोदी जी और अमित शाह जी, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों के बहुत प्रिय नहीं हैं। यानी दोनों से थोड़ा सा एक डिस्टेंस दिखाई देती है। कई मुद्दों पर शायद असहमतियां भी होती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं देखा गया है कि किसी बड़े राजनीतिक मुद्दे पर उन्होंने कभी मोदी जी या अमित शाह जी को चैलेंज किया हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक इम्प्रेशन बना दिया गया है कि वो शायद असहमति की आवाज़ हैं इस कैबिनेट में। ये एक बना दिया गया है मीडिया के थ्रू, खासकर जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोलने वाला जो मीडिया है, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब, इस पर काफ़ी आता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कभी उनको खुलकर बोलते नहीं देखा गया। लेकिन आरएसएस के बहुत नज़दीक हैं वो। आरएसएस के नज़दीक तो सभी हैं, अमित शाह जी से लेकर के और नरेंद्र मोदी सभी कहते हैं कि वो आरएसएस के वॉलंटियर रहे हैं, प्रचारक रहे हैं। तो ये जो लड़ाई है नागपुर की, इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। और दूसरा कारण है महत्वपूर्ण होने का कि गडकरी जी को चुनाव जीतने में कभी कोई कठिनाई आज तक नहीं झेलनी पड़ी है। ये लोकसभा में उनका तीसरा चुनाव है। विधानसभा में तो हमेशा जीतते रहे, कई बार जीते, मंत्री बने, लेकिन लोकसभा में 2 बार जो अब तक वो जीते हैं उसमें उनका मार्जिन ठीक ठाक रहा है। हालांकि 2024 के मुकाबले 2019 में थोड़ा कम था, लेकिन फिर भी काफ़ी था। और इस बार स्थिति ये आ गई है कि लोग ये कयास लगा रहे हैं नागपुर में, और मतदान महज 2 दिन है। 2 दिन है, 19 तारीख को मतदान है, 17 तारीख को हम आपके सामने नागपुर की ये कहानी बता रहे हैं। मैंने नागपुर में न जाने कितने लोगों से बात की है, कुछ लोगों से ऑन रिकॉर्ड, कुछ लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड, और सभी का ज़्यादातर का मानना है, मैं समझता हूं कि अगर मैं एक औसत निकालूं तो 80% लोग मानते हैं कि नितिन गडकरी के लिए इस बार बहुत कठिन मुकाबला है। दोस्तों, मैं उन जर्नलिस्टों में नहीं हूं जो फैसला कर देते हैं चुनाव से पहले ही कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, या कि मार्जिन तक बता देते हैं, या ज्योतिष या कोई भविष्यवाणी तक कर देते हैं कि कहां कौन क्या करेगा। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि नितिन गडकरी अपने संसदीय राजनीतिक जीवन की सबसे कठिन और सबसे उल्लेखनीय लड़ाई लड़ रहे हैं। कठिन इसलिए कि उनके खिलाफ सीधा एक उम्मीदवार, बड़ा उम्मीदवार है, जो कांटे की टक्कर जिसको कहते हैं हिंदी में, कांटे की टक्कर है, और वो हैं विकास ठाकरे। और विकास ठाकरे जो यहां चुनाव लड़ रहे हैं, वो दरअसल नाना पटोले जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके बहुत ही खास हैं। कांग्रेस में माना जाता है कि उनका पूरा वरदहस्त उनको प्राप्त है, कांग्रेस आला कमान का पूरा सपोर्ट प्राप्त है। तो विकास साहब जो हैं, विकास ठाकरे, वो एक मजबूत नेता इसलिए भी हैं कि वो नागपुर पश्चिम से ही एमएलए हैं। इसके अलावा नागपुर शहर के मेयर रह चुके हैं, यानी आरएसएस के मुख्यालय वाले नागपुर के वो मेयर रहे हैं, जहां पर बीजेपी का एक तरह से दबदबा पहले तो नहीं था, लेकिन हाल के वर्षों में बढ़ा है। तो वहां पर उनका मेयर होना, विधानसभा का चुनाव जीतना, तो काफी दबदबा उनका है। और दबदबा उनका एक अच्छे राजनीतिक कर्मी के तौर पे है। ये नहीं कि उनकी इमेज किसी गैर राजनीतिक किस्म की हो, कोई बाहुबली की हो, महाबली की हो, नो, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की है, और उनका एक सम्मान है। तो ऐसे उम्मीदवार के सामने होने से गडकरी साहब की मुश्किलें बढ़ी हैं, पहली बात। दूसरी बात कि हर चुनाव में गडकरी साहब करते क्या रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि गडकरी साहब करते रहे, बल्कि गडकरी साहब को यह मिल जाता रहा है कि कोई न कोई ऐसे 2-3 उम्मीदवार होते रहे हैं जो उनके विपक्षियों का वोट काट देते रहे हैं। जैसे एमआईएम हो जाती थी, कभी रिपब्लिकन्स हो जाते थे, कभी प्रकाश आंबेडकर हो जाते थे, जो इस बार भी महाराष्ट्र के अनेक सीटों पर अपने चुनाव में उम्मीदवार उन्होंने दे रखा है। लेकिन नागपुर एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहां प्रकाश आंबेडकर ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है। महाराष्ट्र में 4 या 5 ऐसे चुनाव क्षेत्र हैं जहां पर उन्होंने अभी तक नहीं खड़ा किया है। तो उसमें नागपुर भी है, और नागपुर में तो आप खड़ा भी नहीं कर सकते क्योंकि 19 तारीख को मतदान है।
तो इस तरह से वोटों का विभाजन जो विपक्ष का होता रहा है, इस बार गडकरी के खिलाफ वो गडकरी जी को वो फायदा नहीं मिल रहा है। यानी विपक्ष जो है काफी यूनाइटेड है। अद्भुत ये कहानी है। और गडकरी जी ने कभी सोचा नहीं रहा होगा कि केवल कांग्रेस का उम्मीदवार उनको पूरी ताकत के साथ चुनौती देगा। जो बीच बीच में जो उम्मीदवार होते थे वो उनको बहुत फायदा देते थे। इस बार वो फायदा नहीं मिल रहा है और घाटा एक और बड़ा मिल रहा है। एक इंप्रेशन है, मैं नहीं जानता, इसके बारे में मेरे पास कोई प्रामाणिक तथ्य है नहीं और प्रामाणिक तथ्य होते भी नहीं। अगर कोई बताता है कोई पत्रकार तो मैं समझता हूं कि वो गलत है। कहा यह जा रहा है कि भीतरघात हो रही है। अब ये कहा जा रहा है, ये कितना सच है कितना गलत है भीतरघात करने वाले बताएंगे, लेकिन वो अभी तो बताएंगे नहीं, किसी को एक्सपोज हो जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में ही कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि नितिन गडकरी साहब जीतें। क्यों नहीं जीते? क्योंकि उनको लगता है कि ये कुछ लोग अगर जीत हो जाएंगे तो कुछ लोगों के लिए कुछ मुश्किलें हो सकती हैं। कल्पना कीजिए कि अगर जो जनादेश है वो बहुत प्रचंड बहुमत वाला जनादेश नहीं मिला बीजेपी को, अगर हंग पार्लियामेंट हो जाती है या अगर सिंपल मेजॉरिटी आती है, प्रचंड बहुमत नहीं आता है जैसा कि कल कुछ लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में नितिन गडकरी भी एक दावेदार हो सकते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। ऐसा होता है ना, बिल्कुल होता है और अनेक राज्यों में हम लोगों ने देखा है, केंद्र में भी देखा है, कई बार ऐसा हुआ है। तो इस बार नितिन गडकरी प्रधानमंत्री पद के दावेदार न बन सकें तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि वो दावेदार ही न रहें, इस लायक ही न रहें कि दावा वो कर सकें चुनाव के बाद, अगर बहुमत बहुत प्रचंड नहीं मिलता है तो बीजेपी को। तो एक ये अटकलें लगाई जा रही हैं इस बारे में और कहा जा रहा है कि नागपुर में कुछ लोग ऐसे हैं पॉलिटिकल स्टालवर्ट्स जो चाहते हैं कि गडकरी साहब का फैसला यहीं हो जाए। यानी वो बड़ी लड़ाई जो देश की है, सत्ता की चाबी जिनके पास आनी चाहिए, उस लड़ाई से वो बाहर हो जाए। लेकिन गडकरी साहब पूरी तरह आश्वस्त हैं। गडकरी के बहुत सारे लोगों से भी मेरी मुलाकात हुई और वो कहते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल कयास है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। अगर कोई इस तरह का इशारा कर रहा है देवेंद्र फडणवीस जी की तरफ, और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस, भले ही कुछ मुद्दों पर असहमति उनकी रही हो, लेकिन कौन नहीं जानता कि परिवार से बहुत पुराना नाता है गडकरी परिवार का और फडणवीस परिवार का। इसलिए ये बिल्कुल गैर जरूरी बात है कि फडणवीस साहब या कोई भी उनका समर्थक गडकरी साहब के लिए भीतरघात करेगा। ये सब भी बातें कही जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, मैं इसलिए इस बात का जिक्र करना जरूरी समझा एक पत्रकार के तौर पे जो एक चुनाव क्षेत्र से आपको रिपोर्ट पेश कर रहा है, कि ये भीतरघात की बातें भी नागपुर में चल रही हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। जो गडकरी साहब के समर्थक हैं उनका कहना है साहब कुछ भी हो जाए, चुनाव तो गडकरी साहब जीतेंगे, मार्जिन भले थोड़ा कम हो जाए। अब ये बात कही जा रही है। अब जैसे मैंने टैक्सी ड्राइवर से लेकर के और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, बड़े बड़े लेखक और पत्रकार, संपादक, सबसे बात की। मैंने एक नाम मुझे याद है, प्रदीप वाडेकर, उनसे मैंने पूछा, वो जो टैक्सी चला रहे थे, जिनकी टैक्सी पर बैठ के मैं गया, उन्होंने कहा साहब मार्जिन तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है लेकिन जीतेंगे वही। मैंने लोकमत समाचार, बहुत बड़ा अखबार है, और उसके जो फाउंडर एडिटर हैं हिंदी के लोकमत के, SN विनोद साहब, उनसे बात की। उनका कहना है कि नहीं, जीतेंगे तो गडकरी जी ही, और मार्जिन कम नहीं होगा, बहुत अच्छा मार्जिन होगा। क्यों जीतेंगे इसके बारे में उन्होंने बताई बातें, हम आपको अभी सुनाएंगे। विनोद साहब, आपको क्या लगता है कि ये चुनाव जो आमतौर पे माना जाता है कि बहुत महत्वपूर्ण नागपुर हो गया है, पहले भी नागपुर महत्वपूर्ण था लेकिन उतना नहीं था जितना इस समय गडकरी जी के कारण हो गया है, तो क्या गडकरी जी के लिए इस बार कोई बड़ी चुनौती है जो पहले से ज़्यादा गंभीर? मैं नहीं समझता कि उनको कोई चुनौती है। देखिए, यहाँ जो नितिन गडकरी चुनाव लड़ रहे हैं, ये ध्यान रखिए, जैसे गडकरी जी का आपने नाम लिया, यहाँ चुनाव पार्टियों के बीच नहीं है। मैंने भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस नहीं है, यहाँ नितिन गडकरी बनाम अदर्स। क्यों? नितिन गडकरी की जो यहाँ नागपुर में है या राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक विशिष्ट पहचान है, एक सबसे अच्छे परफॉर्मर के रूप में जाने जाते हैं। आज सारे जो रिपोर्ट्स भी आई हैं, मोदी मंत्रिमंडल के सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस देने वाले, अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले नितिन गडकरी हैं। आज राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक पहचान बन गई है काम करने वाले नेता मंत्री के रूप में। इसलिए यहाँ पर उनके लिए कोई परेशानी नहीं है।
अब वो उनके यहाँ जो कहा, ये लोगों की दिलचस्पी जब ये है कि वो कितने मार्जिन से जीतते हैं। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई सड़क चलते और अलग अलग ढंग पर रेस्टोरेंट में भी मिले, कई लोग कॉफ़ी हाउस में मिले, तो उसमें कुछ लोगों से मैंने बात की तो वो लोग कह रहे हैं दबी जुबान से, ऑन रिकॉर्ड तो नहीं बोलते लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं कि साहब बीजेपी में ही लोग उनको कुछ हराने में लगे रहते हैं और भीतरघात का खतरा है। क्या ये आशंका है, आपको लगता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है, देखिए क्या है, यह एक चूँकि राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा प्रचारित किया गया था कि प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री अमित शाह और नितिन गडकरी बीच में रिश्ते सामान्य नहीं हैं, और थोड़ा सा दो टूक बोलने वाले नितिन गडकरी हैं, वो बात को अंदर रखते नहीं है, बोल देते हैं, इसे लेकर के भी एक भ्रम पैदा हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही अनुशासित कार्य करता है, और उनका बैकबोन क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो यहीं पर उसका मुख्यालय है। और मैं यहाँ बता दूँ, आरएसएस की पहली पसंद नितिन गडकरी हैं, इस बात को ध्यान रखें। ये कहा जाता है बहुत, लेकिन प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनते हैं और चेहरा तो वही है। उसका जो वो ठीक है, वो कारण है, उनका बहुत सारे कारण है, आप अच्छी तरह जानते हैं, देश की जनता भी जानते हैं। लेकिन यहाँ जब तो नागपुर की बात आएगी तो नितिन गडकरी के खिलाफ कोई नहीं आएगा, सारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, है ना, भारतीय जनता पार्टी के भी, आरएसएस के भी। तो इसलिए कहना कोई भीतरघात होगा, ऐसा कुछ होगा नहीं। एक प्रचार किया जाता है, चुनाव के समय बहुत सारी बातें आती हैं। लेकिन मेन जो अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है, क्या आपको लगता है उसकी चुनावी जो तैयारी है उसको देखकर कि वो मन से लड़ रही है या बेमन से लड़ रही है? देखिए, अब आपने पूछा तो बता दूं, पहले तो कोई भी कांग्रेस का भी तरफ से कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था, मैं आपको बता, नितिन गडकरी के खिलाफ, क्योंकि जानते हैं कि अब हारेंगे, हारने के लिए कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता है। ये ठीक है कि यहाँ पर नितिन गडकरी के पहले ये जो नागपुर की सीट है वो कांग्रेस के खाते में जाती थी, बिलास मोतीमार 2 बार रहे हैं, वो जीतते जाते थे। उसके बनवारी, ये टूटा बनवारी लाल पुरोहित जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए, उन्होंने ब्रेक किया, वो चला रहे। लेकिन ये गढ़ रहा है, कांग्रेस का भी गढ़ रहा हुआ है ना। लेकिन अब जो स्थितियां जो बदली हैं, जैसे कि आपने कहा मुख्यालय है आरएसएस का, यहाँ पर सब है, नितिन गडकरी का, तो नितिन गडकरी ने जो काम किया है और लोगों के बीच में, फिर दोहराना कि लोगों के बीच में उनकी एक विशिष्ट पहचान बनी हुई है, काम करने वाले नेता, काम करने का मतलब। विकास ठाकरे एक लोकप्रिय नेता है, विधायक भी हैं, मेयर रहे हुए, युवा मेयर के रूप में उन्होंने बहुत काम यहाँ किया था। यानी काम वो भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अभी कहा ना कि यहाँ फिर यहाँ पार्टी की बात नहीं आ रही है, यहाँ नितिन गडकरी की बात आ रही है। लेकिन लोगों का कहना है कि रोज़गार बढ़ाने वाली जो स्कीम्स हैं या रोज़गार जहां मिले ऐसे कल कारखाने हैं, इस क्षेत्र में नितिन गडकरी साहब का ध्यान नहीं है, और बहुत सारे जो दलित या सबाल्टर्न समूह के लोग हैं उनका कहना है कि उनको जो है नज़रअंदाज किया गया है विकास की धारा से। और कारखाने, अभी कल मैं देख रहा था यहीं के एक अखबार में, लोकमत, उसकी जो आई थिंक आज के अखबार में, कि भाई इतने सालों में कुछ भी यहाँ नहीं हुआ है, जो खासकर बड़े जो कल कारखानों के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। देखिए, उसमें चूंकि आपने एक अखबार विशेष का नाम लिया और आज के उस खबर को आप देखिए, उसका शीर्षक देखिए, उसका शीर्षक संबोधन है पिछले 15 वर्षों में कोई भी काम है, और वहीं पर पहले पन्ने में उसके नीचे शीर्षक नीचे के बॉक्स आइटम लगाया है कि पिछले 15 वर्षों कौन कौन फैक्ट्री है। उसमें 3, ये पिछले 10 वर्षों के अंदर में 3 कारखानों के नाम भी दिए हुए हैं। ये बड़ा विरोधाभास है, ये रिपोर्टिंग कहीं। एनीवे, हाँ, ये बात सच है, एक कड़वा सच है कि कोई बड़ा उद्योग धंधा यहाँ पर कोई उद्योग स्थापित नहीं हुआ। लेकिन इसके पीछे कारण, ये बड़ा उद्योग कौन देता है? राज्य सरकार नहीं देती। वहाँ से जब दिल्ली जो है, दिल्ली मालूम वो जो है, वो राजनीतिक कारणों से ये बात सही है कि कोई बहुत सारे घोषणा हुई और बाद में गुजरात चली गई। इस पर आपत्ति भी हुई थी। देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी आपत्ति प्रकट की थी। लेकिन जब दिल्ली का निर्णय है, अर्थात वहाँ अगर प्रधानमंत्री का निर्णय है, तो आप क्या करेंगे? ऐसा कुछ हुआ नहीं। बस इसके पीछे उनकी आंतरिक राजनीति का खेल है, यह सच है। तो विनोद जी का ये कहना मेरे आखिरी सवाल के जवाब में दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है कि नागपुर में कल कारखाने या बड़े उपक्रम इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो आंतरिक राजनीति है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह गृहमंत्री जी, बनाम गडकरी, ये जो समीकरण है, इसकी वजह से यहाँ की जनता को भी उस पर असर पड़ा है। लेकिन इस चुनाव में इस बात का असर गडकरी के भविष्य पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा। चुनाव एक ऐसी जगह फंसा हुआ है जिसमें मुद्दे भी हैं,
सिर्फ ये नहीं है कि बीजेपी में कौन कितने किसके खिलाफ है, किसके पक्ष में है। एक तो यह है कि डेवलपमेंट जो हुआ है नागपुर शहर का, जो दिखाते हैं गडकरी साहब या उनके समर्थक कि हमने तो बेशुमार डेवलपमेंट किया है, लेकिन उससे लोगों को मिला क्या है? अच्छी सड़कें मिल गई हैं, मेट्रो चल गई है, वहाँ की मेट्रो पर सवारी बहुत कम होती है वहाँ अभी भी, लेकिन जो रोजगार की समस्या है वो इतनी विकराल है नागपुर में कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। वहां पर बहुत वर्षों पहले 20 साल से एक मिहान नाम का एक बहुत बड़ी स्कीम आई, MIHAN, मल्टी मॉडल इंटरनेशनल, ये जो हब है ये बनाया गया वहां पर एक प्रोजेक्ट, लेकिन आज तक उसमें कोई बड़ी फैक्ट्री, कोई बड़ा उपक्रम खोला ही नहीं गया। पिछले दिनों बाबा रामदेव ने भी वहाँ ज़मीन लेने का उनके बारे में आया कि ज़मीन वहाँ पर ले रहे और वहाँ कुछ करेंगे, कुछ रिलायंस के बारे में कहा गया, लेकिन कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। तो ये भी एक विफलता के स्मारक के तौर पे गिनाया जा रहा है कि गडकरी साहब का विफलता का वो एक स्मारक है जिसका नाम है मिहान। और ये जो बात है ये कांग्रेस रिजीम के दौरान से शुरू हुआ है स्कीम, आज तक वो अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। तो रोजगार के एक बड़े सोर्स के तौर पे जिस परियोजना का नाम लिया गया उस परियोजना से आज तक नागपुर को कोई फायदा नहीं मिला। इससे लोगों में नाराजगी है। बहुत सारी जमीनें जो ली गई, बहुत सारे अन्य अन्य तमाम उपक्रमों के लिए वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों की, दलित आदिवासी लोगों की इस तरह की ली गई, गरीबों की ली गई, ओबीसी कम्युनिटी की ली गई, वे लोग नाराज हैं। और दूसरी बात कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो स्वयं कुणबी समुदाय से आते हैं, जो बैकवर्ड कम्युनिटी है महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में, तो काफी एकजुट है। और एकजुट होने के कारण मुझे लगता है कि गडकरी साहब को नागपुर में जरूर परेशानी है। दोस्तों, मैं क्या स्थिति और बनेगी इस पर हम महाराष्ट्र के बहुत एक नामी पत्रकार प्रथमेश पाटिल से अभी बात करेंगे इस बारे में। प्रथमेश, आपको क्या लगता है कि चूंकि महाराष्ट्र वैसे तो 48 सीटों का सूबा है और बड़े बड़े दिग्गज हर जगह लड़ रहे हैं चुनाव, विदर्भा में, मराठवाड़ा में या पश्चिम महाराष्ट्र में, आप देखिए बारामती है, सुप्रिया सुले वो अपने भाभी से ही मुकाबले में हैं, तो ये सब है। लेकिन नागपुर की लड़ाई इसलिए बीजेपी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नितिन गडकरी एक बड़े दिग्गज हैं जिनके बारे में बीजेपी के बहुत सारे जो समर्थक हैं, जो मोदी जी और शाह जी से इतर एक दायरा रखते हैं, उनका कहना है कि वो प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट भी बन सकते हैं भविष्य में कभी। तो क्या गडकरी इस चुनाव में आपके हिसाब से, जो आपका असेसमेंट है, क्या वाकई बहुत कठिन मुकाबले में फंसे हैं या कंफर्टेबल हैं? क्या वो फैक्टर्स हैं जिसके वजह से कहा जाता रहा है या कहा जा रहा है कि वो बहुत कड़े मुकाबले में फंसे हैं? क्यों? बिल्कुल, देखिए सर, क्या क्या है ना, गडकरी जी का जो एक डेवलपमेंट मैन या इंफ्रास्ट्रक्चर मैन, ये जो इमेज है, उनको हाईवे मैन भी कहते हैं कुछ, लेकिन ये एक मीडिया फेनोमेना, जैसे आपने आपके इंट्रोडक्शन में कहा कि बहुत सारी चीज़ें मीडिया में गढ़ी जाती है, बहुत सारे जार्गन होते हैं, शब्द होते हैं, वो उस तरीके से नितिन गडकरी जी को उनके पोर्टफोलियो जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया है उस वजह से उनको वो नाम मिला ज़रूर है। लेकिन महाराष्ट्र के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में हुआ ऐसा है कि दो घटनाएं घटी है जिस वजह से उस इमेज को दाग लगा है। एक तो यह है कि महाराष्ट्र में एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो बना, समृद्धि महामार्ग, समृद्धि हाईवे एक्सप्रेसवे, वो एक्सप्रेसवे शुरू होते ही बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए और बहुत सारी डेथ्स हुई, बहुत सारे मृत्यु हुए। और इससे एक जो डिज़ाइन की त्रुटियां हैं उस हाईवे की, कमियां हैं, उन पर अचानक से लाइमलाइट पड़ गया और उस वजह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर की समझ क्वेश्चन होने लगी, क्योंकि वो हाईवे जो है जिस तरीके से बनाया गया है वहाँ पर ऑप्टिकल दृश्य बिल्कुल ऐसे प्लेन है, सपाट है, तो जो ड्राइवर है वो इल्यूजन में गाड़ी उनके एक्सीडेंट टकरा जाती थी, रास्ते से बाहर आ जाती थी, क्योंकि किलोमीटर मीलों दूर एक जैसी सड़क है, तो सो जाते थे ड्राइवर, उनको इल्यूजन होता था इस तरीके। सो उस वजह से एक बहुत बड़ा जो प्रश्न चिन्ह है वो उनकी इमेज पे लगा। और दूसरी बात हुई उनके खुद के गढ़ में, जो नागपुर में फ्लड्स आए पिछले साल, पिछली बारिश में नागपुर बहुत सीवियर वहाँ पे फ्लड्स आए, तो ये फ्लडिंग की वजह से भी उनका जो डेवलपमेंट का मॉडल है उसके ऊपर बहुत सारे पत्रकारों ने, एनवायरमेंटलिस्टों ने, एक्टिविस्ट ने
सवाल उठाए और जनता ने भी बहुत सफ़र किया कि नागपुर इस तरीके से कैसे डेवलप हुआ। क्योंकि वहाँ के जो तालाब है उनका स्ट्रक्चर, वहाँ का जो ड्रेनेज है उसका स्ट्रक्चर, ये सारी बातें अब तक किसी ने उस पर सवाल नहीं उठाया था, वो अचानक से उठ गया। सो उस इमेज को थोड़ा सा डैमेज हो गया है। जी। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ हुई है महाराष्ट्र में, देखिए महाराष्ट्र के अगर जैसे अलग अलग पावर सेंटर्स होते हैं, उसमें एक पावर सेंटर जो आरएसएस का है वो था पुणे, और दूसरा पावर सेंटर ऑफ कोर्स सबसे बड़ा पावर सेंटर है नागपुर, क्योंकि उनका वहां पर मुख्यालय है। लेकिन आप देखिए एक बाइपोल हुआ पिछले साल पुणे में, वो बाइपोल में बीजेपी का गढ़ जो है कस्बा मतदार संघ जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो ध्वस्त हुआ। वहां पर कांग्रेस जीती, वहां वो कांग्रेस ने कब्जा कर लिया उस गढ़ पे, आरएसएस और बीजेपी के उस गढ़ पे। और दूसरा देखेंगे हम विकास ठाकरे, ये विकास ठाकरे ने भी गडकरी जी को वहां पे उनकी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में मात दी। अब ये दो गढ़ जो है वो एक शेकी रिलेशनशिप कुछ जता सकते हैं हम। तो आपको क्या लगता है कि गडकरी जी, चूंकि विकास ठाकरे का आपने नाम लिया जो उनके खिलाफ खड़े हैं कांग्रेस पार्टी से, तो ये जो और कोई और उम्मीदवार नहीं है, जैसे पहले होता था कि उनके खिलाफ कई उम्मीदवार हो जाते थे गडकरी के खिलाफ, और वो दरअसल उनकी मुखालफत उतना नहीं होता था जितना कि विपक्ष का जो सबसे बड़ा दल है उसके उम्मीदवार के वोटों में विभाजन हो जाता था। तो इस बार वो होता नजर नहीं आ रहा है। तो क्या ये फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल। देखिए नागपुर जैसे संघ का मुख्यालय है, वैसे ही वहाँ पर दीक्षा भूमि है, और एक बहुत बड़ा दलित समाज, बहुत बड़ा अम्बेडकरी समाज जिसको कहते हैं, वो वहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर जो बहुजन समुदाय के लोग हैं उनका एक साइजेबल पॉपुलेशन है। अब गडकरी ने सालों साल इनसे एक रिश्ता बनाए रखा था बाकियों से भी, मतलब जिस तरीके से संघ का या बीजेपी का एक ट्रेडिशनल वोटर होता है उससे परे जाकर एक रिश्ता बनाया था, उसका फायदा उन्हें मिलता था। लेकिन इस बार जैसे हमने कहा कि ये जो बाकी के फैक्टर्स है, और नरेंद्र मोदी का एक तरीके से, नरेंद्र मोदी यानी केंद्र सरकार का जिस तरीके से एक रवैया है, उसका भी एक जो इम्पैक्ट है वो आपको दिखाई पड़ रहा है। और बहुजन कम्युनिटीज का वोटिंग कंसोलिडेट हो। और बिल्कुल आखिर में एक सवाल और कि क्या आपको ये लगता है, जो महाराष्ट्र के अखबारों में, खासकर मराठी अखबारों में भी मैं पढ़ रहा हूँ, लोगों से पूछ कर मराठी पढ़ता हूँ, और हिंदी के अखबार, अंग्रेजी के अखबार, हर जगह ये छप रहा है, मैं देख रहा हूँ कि भीतरघात भी हो सकता है। भीतरघात का मतलब कि बीजेपी में कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद गडकरी जी को नहीं चाहते कि वो जीतें, या जीतें भी तो उनकी मार्जिन इतनी कम हो जाए कि उनका दबदबा जो एक होता है राजनीति में वो कमजोर हो जाए, इरोजन उसमें हो। तो उसका क्या फैक्टर है? देखिए हमने बहुत सारे रिपोर्ट्स पढ़े इस बारे में कि एक तो संघ और बीजेपी इनके बीच में कुछ एक पावर स्ट्रगल की तरह से अंडर करंट्स है, वो सामने बिल्कुल आता नहीं। वो उसके कुछ प्रमाण, जैसे आपने कहा, प्रमाण भी कुछ हम दे नहीं सकते, लेकिन वो फीलिंग है, बहुत सारे कमेंटेटर्स, रिपोर्टर्स, इनका एक फीलिंग है कि एक असहजता जो है वो आ गई है उनके रिश्ते में। वो एक बात है। दूसरा आप देखिए, नितिन गडकरी इज ऑल पार्टी मैन, उनके सब पार्टीज के साथ दोस्ती है। उनके बारे में आपने देखा, उद्धव ठाकरे जी ने अच्छी बात की, उद्धव ठाकरे ने उनको अलग कर दिया। उनका एक भाषण है, रिसेंटली भाषण है, उसमें उन्होंने बीजेपी से गडकरी जी को अलग ये कर दिया, क्या ये मराठी पहले है और बीजेपी के नेता दूसरे हैं। ठीक है, तो उनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए इस तरीके से। तो दोस्तों, आपने प्रथमेश पाटिल को सुना, इसके पहले आपने एस.एन. विनोद साहब को सुना था। तो ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आपने कैसे इस रिपोर्ट को आप कैसे ले रहे हैं। नागपुर के बाद हम फिर दूसरे जो महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण चुनाव क्षेत्र हैं उनके बारे में भी आपको रिपोर्ट पेश करते रहेंगे, और ओवरऑल महाराष्ट्र में क्या क्या और हो रहा है इस पर कुछ दिलचस्प खबरें आपको हम समय समय पर देते रहेंगे। आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।